नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल पेपर 2023 की। आज जो हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे वो 2023 का है और सब्जेक्टिव वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो। तो देखिए आपका सब्जेक्टिव में 3 खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला खंड में 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, फिर दूसरा खंड में आपका 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे और तीसरा खंड में आपका 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो खंड का आगे बात कर लेते हैं। यानी कि जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, गोपुरम, देखिए गोपुरम क्या होता है कि मंदिर में प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर में प्रवेश द्वार जो होते हैं उसे ही गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, आयंगर व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो ये तो आयंगर और नयंगर व्यवस्था है ना, वो विजयनगर काल में है। तो यहाँ पे आयंगर व्यवस्था पूछा गया है। तो क्या है कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्रामीण को संगठित किया जाता था, जिस पर शासक के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासक के अधिकारियों की समूह को हम लोग आयंगर व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, इसे ही आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। तो चलिए बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म जो दोस्तों हुआ था वो 15 अक्टूबर सन 1942 में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, और अमरकोट कहाँ पर था, वर्तमान पाकिस्तान में। चलिए याद रखिएगा कब कब और कहाँ, तो 15 अक्टूबर 1942 में अमरकोट में। चौथा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखें। तो 4 ऐसे महापुरुषों के नाम बताएं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किए हैं। तो इससे बहुत सारे हैं, लेकिन 4 देखें तो मंगल पांडे हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा, महात्मा गांधी होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 4 लिखने बोला है तो 4 आप लिख सकते हो। चलिए पांचवा बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, दांडी जो है ना वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दांडी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, और देखिए चैनल पे जो बच्चे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता रहेगा। चैनल से जुड़े रहें। पिछली बार भी अच्छा रहा था हम लोग का। ठीक है, बच्चे अच्छे रिजल्ट किए थे और पिछले साल का भी आप क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, सारा आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा। और मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियो बना रखा है बहुत सारे चैप्टर का, उसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। छठा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो है ना वो गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है जो कि भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे प्रश्न आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कि लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात राज्य में है। तो वो क्या है, एक बंदरगाह है। तो कौन सी नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे। यहाँ से 3 प्रश्न बन गए। 7वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए बात कर लेते हैं खंड खा के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए 8वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण करें। ठीक है, तो यहाँ पे विवरण करना है, 3 अंक मिलेंगे। तो देख लेते हैं क्या उत्तर है कि मौर्य इतिहास के बारे में 2 प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, एक साहित्य है और दूसरा आपका पुरातात्विक। साहित्य यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों वहाँ पे लिखा हुआ स्रोत मिलता है, और पुरातात्विक यानी कि उत्खनन द्वारा जो हमें प्राप्त होती है। देखिए साहित्यिक स्रोतों में जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, और बुद्ध का साहित्य और पुराण, इस प्रकार से आपका साहित्यिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्रोत बताना है जो कि हमें मौर्यकालीन इतिहास को पता चलता है। जब आप पढ़िएगा इंडिका को, जब आप कौटिल्य का पढ़िएगा ये अर्थशास्त्र को, विशाखा दत्त का जो ये पढ़िएगा मुद्रा राक्षस, तो आपको पूरा डिटेल में वहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साहित्य हो जाता साहित्य का। अब आपको याद रखना है पुरातात्विक, जिसे मान सकते हैं हम लोग, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख मिलते हैं हमें। ठीक है, जो अभिलेख हैं वस्तुओं से अवशेष जैसे कि चांदी तांबा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी सिक्के वगैरह मिले हैं हमें, तो इससे प्राप्त चलता है, पता चलता है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ सकते हैं, आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो इंडिका लिखा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया, वो पढ़िए तो उससे भी आपका कुछ स्रोत मिलता है। ठीक है, और पुरातात्विक खोज बोल सकते थे। पुरातात्विक जैसे कि अब मान लीजिए जो शिलालेख यहाँ पे था 14 शिलालेख वगैरह अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, तो इन अवशेषों से हमें पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, सिंपल सी बात है। चलिए
और 9वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं। तो त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियाँ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। तो सभी जितने भी बौद्ध संप्रदाय हैं इसे मानते हैं और यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिससे भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, ठीक है। इसमें जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश दिया है उसमें ही संग्रहित है इसमें, ठीक है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। ये जो ग्रंथ आपका लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी इसका बाद में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिपिटक हो जाए, जिसे हम 3 टोकरियाँ बोलते हैं, फिनी पिटक, अभिधम्म पिटक और इस प्रकार से कुछ पिटक हैं, याद रखिए। तो चलिए बात कर लें तो 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं, ठीक है। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ तो उसका रीज़न बताना है। तो हम लोग ले सकते हैं साइमन कमीशन को। तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर सन 1927 को घोषणा की कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र भारत आने वाला है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। यद्यपि इस आयोग को भारत के भावी संविधान के निर्माण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, परंतु कोई भी भारतीय इस आयोग में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। अतः साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर उसका काले झंडे एवं साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया, ठीक है। पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी की वर्षा की गई, जिससे बुरी तरह वो घायल हो गए और 17 नवंबर सन 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये कमीशन आया था 1927 में, तो विरोध भी किया गया और सबसे पहला रीज़न था विरोध करने का कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सारा सदस्य क्या था वो अंग्रेज थे, ठीक है। तो जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो वहाँ पे लाठी बरसाया गया और इसी प्रकार से जब घायल हो गए तो लाला लाजपत राय का वहाँ पे निधन हो गया, ठीक है, यानी कि मृत्यु हो गई। लखनऊ में भी पुलिस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत पर भी लाठियाँ बरसाई थी, ठीक है। आगे अंग्रेजों की, ठीक है, दमनकारी नीति से महात्मा गांधी को प्रबल आघात पहुंचा। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट से भारतवासियों को बड़ी निराशा हुई। रिपोर्ट में भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज की मांग की पूर्ण अपेक्षा की गई, ठीक है। इसी प्रकार केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भी स्वीकार नहीं की गई, ठीक है। अतः महात्मा गांधी ने ठीक है साइमन कमीशन रिपोर्ट का विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने निश्चय लिया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ये होता है इसका रीज़न, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, ठीक है, वो विशेषता बताना। तो सबसे पहले आपको लिखना है मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं। पहला विशेषता आप लिख सकते हो कि मुगल कालीन चित्रकला को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और मुगल कालीन चित्रकला की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह चित्रकला वास्तविक दृश्य को विद्यमान करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो चित्र बनाया जाता था एकदम स्पष्ट लगता था, जीवित व्यक्ति, इस प्रकार से चित्र बनाया जाता था, ठीक है। यह चित्रकला जीवन के सभी रंग साथ प्रभा दिखती थी, एक लघु चित्रकारी थी। यह रंग संयोजन को चमक दमक आदि के साथ बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ जो चित्रकारी जो होती थी एकदम बहुत ही अच्छे से लगता था कि एकदम कोई रियल व्यक्ति है, इस प्रकार से होता था चित्र, बहुत ही अच्छा होता था। तो चलिए बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। 12वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या है दीन ए इलाही, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि दीन ए इलाही सन 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू और मुसलमान थे, यानी कि इस्लाम थे, ठीक है। इसके अलावा फारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें शामिल किया। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसके अनुयायी थे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि दविस्तान ए मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की, जिसमें कि उसके एक ईश्वरीय संबंध को आरंभ किया, जो अकबर की राज्याभिषेक के दिन आरंभ होता था, ठीक है। उसके तत्कालिक सिक्कों के पीछे अल्लाहू अकबर लिखवाया, जो अनेकार्थी शब्द है। अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है महान और बड़ा, ठीक है। अकबर का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महान और बड़ा। अल्लाहू अकबर शब्द के अर्थ
अल्लाह यानी कि ईश्वर महान है, या फिर अल्लाह ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा है। दीन ए इलाही सही मायने में धर्म न होकर एक आचार संहिता समान था, ठीक है। इसमें भोग, घमंड, निंदा करना या तो फिर दोष लगाना वर्जित थे, ठीक है। वे इन्हें पाप कहा, ठीक है। दया या फिर विचारशीलता और संयम इसके आधार संबद्ध थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है दीन ए इलाही। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो चलिए बात करेंगे 13वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत के नाम लिख, ठीक है। तो हमें अपने इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, कुछ ऐसे स्रोतों का नाम बताना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत से मिलती है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया और यात्रा वृत्तांत आप लिख सकते हो, ठीक है। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ हो गए हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक रचनाएं हो गया, सामाजिक आर्थिक धर्म ग्रंथ में जैसे कि हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो गया, जैन धर्म ग्रंथ हो गया। तो इससे बहुत सारे इतिहास हमें जानने को मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ की। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में वेदों से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे मुख्यतः 4 वेद हैं। एक तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे भी हमें अपनी जानकारी मिलती है, मतलब इतिहास का, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का। तो ये हो गया आपका हिंदू धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या क्या है, जैसे कि त्रिपिटक हो गया, जातक कथा हो गया, बुद्ध चरित हो गया। इनसे भी बहुत सारा हमें जानकारी इतिहास को मिलता है। और जैन धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो द्वादश अंग हो गया, भागवती सूत्र हो गया। इस प्रकार से जैन धर्म से भी हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें उत्खनन द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर जब हम लोग उत्खनन करते हैं उससे जो प्राप्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो जैसे कि इसमें हम लोग ले सकते हैं अभिलेख। अभिलेख सर्वाधिक सर्वमान्य स्रोत है। यह तथ्य पर आधारित होते हैं, यह पत्थर तथा धातु पर, ठीक है, बनाए जाते हैं। अभिलेख राज्य तथा निजी होते थे, वे विभिन्न भाषाओं से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अभिलेख जैसे कि अकबर द्वारा जो चलाया गया था, जो अभिलेख बनाया गया था, ठीक है, 14 शिलालेख अभिलेख जो है ना, तो इस प्रकार से राजाओं द्वारा करवाया जाता था। तो जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि हमें सिक्के मिल जाते हैं, मृत भांड मिल जाते हैं। सिक्के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्के इतिहास की जानकारी देती हैं, ठीक है। पुराने सिक्के मिलते हैं, उसमें भी वो जो बनाए थे धातु से बनाए होते थे, ठीक है। और इसमें कुछ चित्र उत्तीर्ण होते थे, जिनमें कि उस समय के राजा महाराजा कुछ का भी चित्र वगैरह बना हुआ होता था सिक्कों में। तो इस प्रकार से हमें कुछ जानकारी मिलता है इतिहास का, किससे, पुरातात्विक स्रोत से। जैसे कि मृत भांड वगैरह हो गया, कुछ धातु के कुछ बर्तन मिल गए, कुछ ऐसा मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उनसे हमें प्राप्त चलता है इतिहास के बारे में। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत भी इंपॉर्टेंट है और पुरातात्विक स्रोत भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि किताब उल हिंद के विषय में आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की एक कृति है। तो अल बिरूनी है, इनके द्वारा लिखी गई है। इसकी भाषा जो थी ना, ये सरल और स्पष्ट थी। यह विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, फिर भार तोल, ठीक है, मापन विधियों, ठीक है, मूर्तिकला हो गया, कानून हो गया, मापदंड हो गया, विज्ञान आदि विषयों की विवेचना इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से होता है किताब ए हिंद। आगे बात करेंगे हम लोग 15वां प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। तो महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा होगा हमारे जो देश में, तो इसमें तो अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे लिखने को कहा है तो मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भारतीय राजनीतिक मंच पर सन 1919 से 1948 तक महात्मा गांधी इस प्रकार छाए रहे कि इस युग के हम लोग महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, गांधी युग बोलते हैं। 1919 से 1948 के युग को हम लोग गांधी युग बोलते हैं। सन 1914 में महात्मा गांधी भारत लौटे, ठीक है, और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा गांधी कहलाने लगे, ठीक है। आने वाले कुछ समय तक भारतीय स्थिति का अध्ययन करते रहे। उन्होंने कुछ सालों तक भारत के बारे में स्टडी किया और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील के जो भी हुआ किसानों होता था उसके खिलाफ वो लोग समर्थन किए। तो इस प्रकार से 1918 में उन्होंने बारदोली में किया, ठीक है, 17 में तो चंपारण किया। फिर 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे पहले जो रोलेक्ट एक्ट आया था जिसको हम लोग काला कानून बोलेंगे, उसमें भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा महात्मा गांधी का, ठीक है, बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो 1919 में जो हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो उसके बाद
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना। उसमें असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि जितने भी सामान थे, जितनी भी वस्तुएं थी अंग्रेजों का, उसका बहिष्कार होने लगा, ठीक है। और सही जो भी पदवी थे उन पदवियों को वो वापस लौटाने लगे। अंग्रेजी कपड़ों को ना पहनना, अंग्रेजी जो भी कार्य होते थे, ठीक है, सरकारी काम वगैरह, वो सारे छोड़ देते थे सारे व्यक्ति। और वस्त्रों का एक प्रकार से बोला जाता है कि होलिका दहन करवाता, ठीक है। और जो भी कॉलेज वगैरह होते थे उसका मतलब उस प्रकार से जाते ही नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं जाते थे, कोई 10 पर नहीं जाते थे, तो वो सारे इस प्रकार से असहयोग आंदोलन भी आया। तो फिर साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ इस प्रकार से आपका, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें भी बहुत सारा मुख्य भूमिका रहता है महात्मा गांधी जी का। तो आप ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिसने महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया और भारत को आज़ादी कराने में बहुत ही बड़ी भूमिका उसने निभाई, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत ही बड़ी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत ही चीज़ें लिख सकते हो महात्मा गांधी के बारे में। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि महात्मा गांधी का जो युग है आपका 1948 के जो युग को हम लोग बोलते हैं वो गांधी युग बोलते हैं, सबसे पहले आप याद रखें। और 1914 या 15 में उन्होंने सबसे पहले आया भारत, और भारत में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया, भारत के बारे में जानकारी लिया, ऐसे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। उसके बाद 15 में, 16 में, 17 में क्या किया, 17 में डायरेक्ट वो चंपारण गया, चंपारण में जब वो करते हैं, फिर 17-18 में उन्हें खेड़ा और यहाँ पे अहमदाबाद में करते हैं। तो इस प्रकार से वो सहयोग कर रहे हैं। 1919 में जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड उसमें क्या, फिर 1922 में जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार से अपना सहयोग किया। तो आप इस सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि जो नमक वाला है ना, उसे भी आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो महात्मा गांधी के बारे में जितना चीज़ आपको याद रखना रख लें, आपको याद होना चाहिए। चलिए तो चलिए बात करेंगे 16वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए जिस दिन वे सिंहासन पर बैठे उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति डामाडोल थी। पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आ चुके थे, ठीक है। कांची के आसपास का प्रदेश उत्तर तुर्की राजा के हाथ में था। उड़ीसा के गजपति नरेश ने उदयगिरी से, ठीक है, नेल्लोर तक के प्रांत को उन्हें अधिकृत कर लिया था। बहमनी राज अवसर मिलते ही विजयनगर पर आक्रमण करने का, ठीक है, ताक में थे। जैसे ही अवसर मिलेगा वैसे हमें हमला बोल देना है विजयनगर पर, ठीक है। तो ये आपका सोच था बहमनी का, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि कृष्णदेव राय ने इस स्थिति का अच्छी तरह से सामना किया। दक्षिण की राजनीति के प्रत्यक्ष उन्होंने क्या किया, प्रत्येक पक्ष को समझा और समझने के बाद उन्होंने एक प्रधानमंत्री रखा, ठीक है। और अप्पा जी महाराज को उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। उत्तर तुर्क के राजा ने हार मानकर, ठीक है, जिसका नाम था आपका शिव समुद्र, ठीक है, शिव समुद्र दुर्ग में शरण ले लिया। और शिव समुद्र जो है वो इसका शरण ले लेता है, किंतु कावेरी नदी उसके दीप दुर्ग की रक्षा ना कर सकी, ठीक है। इसलिए क्या किया, कृष्णदेव राय ने नदी का बहाव बदल दिया और दुर्ग को जीत लिया, ठीक है। और बहमनी सुल्तान, ठीक है, महमूद शाह को उन्होंने बुरी तरह परास्त किया। देख महमूद शाह है उसको भी इन्होंने परास्त किया। और रायचूड़, गुलबर्ग और विदर आदि दुर्गों पर विजय नगर की ध्वजा ठीक है, फहराने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 3-4 जगह को इन्हें जीता। किंतु प्राचीन हिंदू राजाओं के आदर्श के अनुसार महमूद शाह को फिर से उनका राज लौटा दिया गया। इस प्रकार से आपको पता है कि जो राजा महाराजा होते थे, हिंदू महाराजा, उन्होंने वो जीतता था फिर वापस लौटा देता, माफ़ क्षमा भी कर देता था, ठीक है। और इस प्रकार यह, ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। और 1513 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उदयगिरी के प्रसिद्ध दुर्ग को जीता। कोटबिड्डू के दुर्ग को राजकुमार वीरभद्र ने कृष्णदेव राय का प्रतिरोध करने का चेष्टा की पर सफल न हो पाए। तो इस प्रकार से जो राजकुमार जी थे, राजकुमार वीरभद्र, इसने भी कृष्णदेव राय का चेष्टा किया, प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाया। अतः दुर्ग के पतन के साथ कृष्ण तक का तटीय प्रदेश विजयनगर राज्य के सम्मिलित हो गए। उन्होंने कृष्णा के उत्तर का भी बहुत सा प्रदेश जीता। और 1519 ईस्वी में विवेक होकर गजपति नरेश को कृष्णदेव राय से अपने कन्या का विवाह करना पड़ा। कृष्णदेव राय ने कृष्णा के उत्तर का प्रदेश गजपति को वापस कर दिया, फिर उन्होंने उसे वापस लौटा दिया। जीवन के अंतिम दिनों में कृष्णदेव राय को अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसके पुत्र, ठीक है, जिसका नाम है तिरुमल की विषय द्वारा से मृत्यु हुई, ठीक है।
और आगे क्या है कि कृष्णदेव राय ने अनेक प्रसादों, मंदिरों, मंडपों, ठीक है, गोपुरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कृष्णदेव राय के बारे में रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे शासक रहे थे। 17वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। तो हमें प्रभाव बताना है भक्ति आंदोलन का। तो क्या है कि हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, सबसे पहला एक पॉइंट ले सकते हैं हम लोग। देखिए, भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी समता व संस्कृति को बचाने में सफल रहे। मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। ठीक है, देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा। विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिसमें मुसलमानों को अत्याचार कम हो गया। ठीक है, और बाहरी अम्बेडकरों की कमी। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की और ठीक है, पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो जो बाहरी आडंबर को त्याग दिया और अपने जीवन के पथ में वो अग्रसर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ गए। आगे चौथा क्या है पॉइंट हमारा कि वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। क्या आघात पड़ा इसमें? तो भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंचे नीचे, ठीक है, ऊंच नीच, जैसे कि ऊंच नीच छुआछूत वगैरह होता है ना, भेदभाव वगैरह होता है, उससे दूर करने का प्रयत्न किया और इसके परिणाम स्वरूप समाज के व्याप्त वर्गीयता और संरचना को आघात पहुंचा। ठीक है, जैसे कि छुआछूत वाला हो जाता है, भेदभाव वाला बात हो जाता है, तो इन चीज़ों को उन्होंने थोड़ा दूर करने का प्रयास किया। तो पांचवा पॉइंट है कि आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। ठीक है, देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों की ओजस्वी वाणी, ठीक है, ने मनुष्य के आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना को संचार किया, जिसमें परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि के राष्ट्र को आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचारित किए। ठीक है, फलस्वरूप प्रांतीय भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, पंजाब हो गया आदि का विकास भी हुआ। तो इस प्रकार से रहता है आपका भक्ति आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे 18वां नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। देखिए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु, जो आज नेपाल में है, ठीक है, शाक्य के गणराज थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ में उनकी माता का नाम महामाया मिलता है। महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म कपिलवस्तु के ही निकट, ठीक है, आम्रकुंज में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उसके पिता की मृत्यु, ठीक है, उनकी माता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई और उसके बाद उसका लालन पालन उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। देखिए दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध हैं, इनका जो जन्म हुआ था 563 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और जन्म हुआ था आपका कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था और जो वर्तमान समय पड़ता है वो नेपाल वाला क्षेत्र पड़ जाता है। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसे 16 वर्ष की आयु में इसका मतलब क्या होता है, शादी करवा दिया जाता है और इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। इसकी माता की अगर बात करेंगे तो माता का इसका मृत्यु हो जाता है इसके 7 दिन बाद, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं उसके 7 दिन पश्चात इसकी माता का मृत्यु होता है और उसका लालन पालन इसका सौतेली माता जिसका नाम है प्रजापति गौतमी, वो इसकी लालन पालन करती है और असली माता का जो नाम था वो था महामाया। ठीक है, लेकिन उसका लालन पालन करते वो प्रजापति गौतमी करती है, जो कि उसकी सौतेली माता है। बुद्ध की शिक्षाओं की अगर बात कर सकते हैं तो भगवान बुद्ध, इसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, महात्मा का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने लोगों को माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख के कारणों और निवारण के अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बल की निंदा की। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके दी गई कुछ सिद्धांत हैं। उनका कहना है कि जो दुख आ रहे हैं, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र के, किसी भी व्यक्ति के कुछ भी दुख है तो दुख का भी एक रीज़न है, वो ये इनका एक कहना है। अब रीज़न क्यों आ रहा है वो भी समझो। तो इस प्रकार से इसका कहना है कि हर एक चीज़ का एक रीज़न, एक कारण है और कारण तो है लेकिन इसका निवारण भी है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो उस पर एक कुछ कारण है
उस कारण को जानिए। और जब दुख आ रहा है तो इसका निवारण भी है, ठीक, ये ठीक भी हो सकता है, तो वो भी आप जानिए। तो इस प्रकार से इसका कहना है, ठीक है। तो संसार दुखों से घिरा हुआ है, कुल इसके कुछ सिद्धांत हैं। इनका कहना है कि संसार जो है दुखों से घिरा हुआ है, ठीक है। संसार दुखों का घर है। दुख कारण वासनाएं हैं, ठीक है। दुख के कारण वासनाएं हैं। वासनाओं को मारने से दुख दूर होते हैं, ठीक है। वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए अष्ट मार्ग, जो यानी कि आठ ऐसे क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से कुछ नियम है, उसको ये पालन करना है, ठीक है। तो अष्ट मार्ग अपनाना चाहिए। वैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षा आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही है। तो इस प्रकार से कुछ 8 ऐसे अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि आपको फॉलो करना है, तभी आप इस प्रकार से अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो। जैसे कि चोरी ना करना, ठीक है, नियमों का पालन करना। तो इस प्रकार से कुछ 8 चीज़ें हैं, मैंने भूल गया, मैंने पढ़ रखा था तो वही थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तो 19वां यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, क्या पूछा गया कि दिए गए जो भी यहाँ पे चित्र है ना, इस चित्र के हिसाब से आपको 5 ऐसे स्थलों को नाम बताना है कि जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो 5 ऐसे स्थलों को बताना है। तो भारत का ये चित्र है हमारा, और साइड में देख सकते हो पाकिस्तान का भी चित्र हल्का सा दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। 5 ऐसे जगहों का नाम बताना, जैसे कि आपको भारत का मैप याद होना चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र आप सभी को पता है कि गुजरात वाला क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पे आपका लोथल पड़ जाता है। तो एक आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, 5 नंबर आसानी से उठा सकते हो। क्या करना है, सिंपल सा आपको एक लकीर देना, इस प्रकार से जब भी जाइएगा पेन से अपना लकीर दीजिएगा, और यहाँ पे अपना स्थान या बिंदु बना सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो लोथल, ठीक है। तो लोथल आपका एक हो जाता है, इस वाला क्षेत्र में पड़ता है आपका गुजरात वाला क्षेत्र में। फिर आपका कालीबंगा जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे आपका कालीबंगा पड़ता है, सिंपल सी बात है। मांडा आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पड़ता है, 3 चीज़ हो गया। हड़प्पा देख सकते हो आपका ये वाला क्षेत्र रावी नदी के किनारे, और लोथल आपका ये यहाँ पे हो गया, मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप बहुत ही ईजी है, क्या करना है, सिंपल सा आपको जैसे मांडा दिखाना है, तो एक लकीर खींचना है, यहाँ पे भी आप मांडा लिख सकते हो, एकदम सही जी है। यहाँ पे आप बिंदु दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कालीबंगा यहाँ पे दे सकते हो, कालीबंगा यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लोथल गुजरात यहाँ पे है, भगवा नदी किनारे, कालीबंगा जो यहाँ पे है राजस्थान राज्य में है, ठीक है। घग्गर नदी किनारे, मांडा यहाँ पे ऊपर पड़ता है। हड़प्पा देख सकते हो रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो देख सकते हो सिंधु नदी किनारे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, जैसे कि आपको हिंदी का हो गया, जियोग्राफी का हो गया है, ठीक है, और पॉलिटिकल का भी आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा। अगर पॉलिटिकल का आपका मोबाइल पर नहीं आता है, फिर भी मैंने बना रखा है, मैंने चैप्टर वाइज, उसे देख लें, और मैं पॉलिटिकल का भी देता रहूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय